नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने कल यूनिट नंबर 2 का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं इसका डिटेल लेकर आ रहा हूँ। दो छोटे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया है। आपके लिए लेकर आया हूँ। एक तो अनुगमन वेग क्या है और इसका धारा से संबंध। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहेगा धारा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं धारा के बारे में सबसे लास्ट में बताया था, लेकिन आपको यहाँ पहले समझा दे रहा हूँ कि धारा क्या होती है। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये चीज़, है ना। तो आवेश प्रवाह की दर क्या होती है। देखिए, मान लीजिए किसी भी चालक से टोटल Q आवेश t समय में प्रवाहित होता है, तो कुल प्रवाहित आवेश बटे समय अगर हम कर दें तो यही उसकी क्या हो जाती है, दर। दर किसी चीज़ की भी निकालनी हो तो उसमें आप समय का भाग देते हैं, है ना। तो कुल आवेश कितना प्रवाहित हो रहा था, Q, और कितने समय में, t में। तो इसीलिए धारा I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा बात है। अच्छा, ये बच्चों अदिश राशि होती है। अदिश नहीं, इसे हम लोग टेंसर बोलते हैं। अब ये अदिश तो आप लोग जानते हो कि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो वो अदिश कहलाती है। पर टेंसर क्या होती है ये मैं आपको आगे के लेक्चर में समझाऊंगा। बस आप अभी इसे याद रखिए कि ये अदिश राशि है, अथवा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अच्छा, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होना चाहिए, है ना। अब कूलाम प्रति सेकंड तो इसका मात्रक है, पर एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक इसके फील्ड में बहुत सारा काम किए थे, इसीलिए उनके सम्मान में इस कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर, जिसे कैपिटल ए से अपन लोग दर्शाते हैं। तीसरी चीज़, अगर अब बीमा निकालना हो तो आई क्या है, मूल राशि है, और इसकी बीमा हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं, कैपिटल ए होता है। तो बीमा भी इसकी क्या होगी, कैपिटल ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है कि अनुगमन वेग क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो हालांकि डिस्क्रिप्शन कल मैं आपको काफ़ी ज़्यादा दे चुका था कि अनुगमन वेग क्या है, कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी धारावाही चालक के अंदर से प्रवाहित होगा तो जितनी स्पीड आपकी इसकी शुरू में रहेगी उतनी ही स्पीड से ये फ्लो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि जब ये चालक के अंदर जाएगा तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, वो इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। साथ ही कुछ अचल आयन भी होंगे, उनसे इसकी टक्कर होगी। तो प्रतिकर्षण के कारण भी इसका स्पीड कुछ घटेगा, और जब टक्कर होगा तो टक्कर के पश्चात ये रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड वेग से जा रहा है, सामने टक्कर हुई तो ये वहाँ पे तुरंत क्या होगा, रुक जाएगा। और रुक जाने के पश्चात क्या होगा, फिर से विभव के प्रभाव से उसी दिशा में, या विद्युत क्षेत्र अंदर जो भी बना है जिस दिशा में, उसी दिशा में फिर से गति करने का प्रयास करेगा। तो पिछली वाली स्पीड प्राप्त करने में इसे कुछ और भी ज़्यादा मतलब समय लग जाएगा। तो फिर जाके आगे टकराएगा दूसरे परमाणु से। इसी प्रकार बार बार टक्करों के फलस्वरूप ये जिग जैक मैनर में, टेढ़े मेढ़े रास्तों में चालक के अंदर गति करता रहता है। तो दो टक्करों के मध्य का जो समय होता है उसे हम लोग बोलते हैं श्रांति काल। याद रखिएगा, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो उसका टक्कर होता है, तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य का जो समय होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांति काल। आगे इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो जो इसकी एक्चुअल स्पीड है उसकी अपेक्षा जो इसकी औसत वेग होती है वो कुछ न कुछ घट जाती है। इसी औसत वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। तो आइए देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर प्रवाहित होता है तो यह कई टक्करों के फलस्वरूप आगे की ओर गति करता है। इन टक्करों के पश्चात इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, फिर से उसी वेग को प्राप्त करेगा, फिर टक्कर के बाद रुक जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है वो इसके वास्तविक वेग की से थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के इसी औसत वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है।
और इसे डी डी को हाइफन में लिखते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसे डी से दर्शाते हैं। अब ये भी एक प्रकार का वेग है, तो इसका मात्रक भी क्या रहेगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, संबंध निकालते हैं तुरंत। मान लीजिए ये पर्पल कलर का आपका एक चालक है जिसकी लंबाई L है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो एक चीज़ तो आप लोग यहीं पे जान लीजिए, मैंने यहाँ L इसलिए नहीं लिखा बेटा इसकी लंबाई में, जो लाल कलर से मैंने लंबाई को दिखाया है, क्योंकि मोबाइल पे धारा I और लंबाई स्मॉल l में कोई भी डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा इसकी लंबाई स्मॉल l है। दूसरी बात, आप लोग बेलन का आयतन पढ़ चुके हो, पाई r स्क्वायर h होता है। तो ये जो आपका चालक है ये भी कैसा है, एक बेलनाकार है। तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद A है जिसे हम लोग पाई r स्क्वायर मान सकते थे, और इसकी ऊंचाई L मानी गई है। तो पाई r स्क्वायर h में अगर हम पाई r स्क्वायर का मान A रख देंगे तो इसका आयतन क्या आ जाएगा, A इंटू L, याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। अच्छा, जब इस चालक को हम बाह्य विभवांतर V से यहाँ पे जोड़ देते हैं तब परिपथ से धारा I प्रवाहित होती है, और धारा I तब प्रवाहित होगी जब उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, ठीक है ना। तो इतना जानने के बाद, इस चित्र को ध्यान से देखने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए कि माना कि एक चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद कैपिटल A है, जिसके अंदर एकांक लंबाई में, ध्यान रखिएगा पूरी लंबाई में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बता रहे हैं क्योंकि चालक काफ़ी लंबे हो सकते हैं। तो जैसे 100 मीटर 200 मीटर, तो आप पूरी लंबाई में कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो गणना नहीं कर पाएंगे। आप एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की गणना कर सकते हैं, फिर जितना लंबा हुआ उस लंबाई का गुणा कर देंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। जब इसको भी विभवांतर हम लोग देते हैं तो परिपथ से धारा I प्रवाहित होती है। तो चूंकि आप लोग आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हो, इसलिए धारा I बराबर टोटल चार्ज Q अपान T। हमने ये मान लिया है कि T समय में टोटल चार्ज Q फ्लो हो रहा है इस चालक में से, तो I बराबर Q अपान T, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आप लोग जानते हो कि इसके एकांक लंबाई में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। तो एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन बटे इसका आयतन, तभी ना एकांक आयतन का निकलेगा भाई। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर आप आयतन का भाग दोगे तभी तो इसको एकांक लंबाई में निकलेगा, है ना। तो हमने कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N में इसके आयतन AL का भाग, अभी भी बता चुका हूँ कि आयतन AL रहेगा, AL का भाग दिया तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आई। तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे AL। AL का अपन तिर्यक गुणा करते हैं तो कैपिटल N बराबर क्या बचेगा, N इंटू AL, है ना। ये उस चालक के अंदर कुल जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थे उसकी संख्या है कैपिटल N। अब अगर आप लोग क्वांटीकरण के सिद्धांत को याद कीजिए तो कुल आवेश Q बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E। तो Q बराबर क्या होता था, Ne। पर स्मॉल n यहाँ पे क्या है, आपका एकांक लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जबकि कैपिटल N क्या है, संपूर्ण लंबाई में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और Q भी क्या है, संपूर्ण लंबाई में का टोटल चार्ज है, इसलिए Q बराबर कैपिटल N E हो जाएगा, ठीक ना। तो कैपिटल N का मान यहाँ पे आप रख दीजिए स्मॉल n इंटू AL, ठीक है। तो Q बराबर क्या आ गया, स्मॉल n AL इंटू E, समझ में आया। अब समीकरण फर्स्ट में Q का ये मान हम रख देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, NaLe अपान T। हमने Q का मान केवल रखा है, अब बाकी चीज़ों को हम नहीं देखते हैं। L और T को अगर आप ध्यान से देखिए तो L अपान T होगा, और L क्या है, चालक की लंबाई। आइए थोड़ा सा चित्र में देखें, L क्या है, चालक की लंबाई। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश करके यहाँ तक जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई दूरी होगा L। सोच लीजिए, ये इसकी लंबाई L है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवेश करके यहाँ तक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, L।
अच्छा, कितने समय में यहाँ से यहाँ तक जाएगा? टी समय में। तो यल बटे टी है आपका, तो यल क्या हो गया? दूरी, समय क्या है? टी, तो दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग। और इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम लोग क्या बोलते थे? अनुगमन वेग। तो इसीलिए यल अपान टी की जगह पर हम क्या रख देंगे? वी डी। इसीलिए आई बराबर एन ई ए वी डी। यही है धारा आई तथा अनुगमन वेग वी डी में संबंध। क्लियर हो गई? इसे अच्छे से लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप मझला कोष्टक बना के इसका कारण भी दे दीजिएगा कि चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, इसीलिए वी डी बराबर एल अपान टी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसे अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक टर्म आता है धारा घनत्व, है ना। धारा घनत्व क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित धारा की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व। इसे जे से दर्शाया जाता है। तो अगर टोटल धारा आपकी आई थी तो जे बराबर आई अपान ए हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। मज़ेदार बात है बेटा, धारा आपकी अदिश राशि थी और क्षेत्रफल क्या होता है? सदिश राशि। तो धारा में जब हम अदिश राशि में हमने सदिश राशि का भाग दिया तो ये भी राशि कैसी हो गई आपकी? सदिश। तो इसीलिए हमने इसे क्या लिख दिया? यह सदिश राशि है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि धारा अदिश होती है तो नॉर्मली बच्चे ये समझ लेते हैं कि धारा घनत्व भी आपकी क्या है? अदिश राशि है। पर याद रखिएगा, धारा घनत्व अदिश राशि है पर धारा अदिश राशि है पर धारा घनत्व आपकी कैसी है? सदिश राशि। याद रखिएगा इसे। अच्छा, मात्रक की चर्चा करें तो धारा आई का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। और अगर आप लोग इसके विमा की भी चर्चा करने जाएं तो आई के विमा ए हो जाएगा और बटे में आपका क्षेत्रफल की विमा L2 को ऊपर ले जाएंगे तो L2 का ऋणात्मक हो जाएगा घात यल का। तो क्या आ जाएगा आपका? M0 L-2 T0 A, ये इसकी विमा हो जाएगी। अगर धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है तो आप धारा घनत्व का सूत्र रखिए, J बराबर आई अपान ए। आई का मान कितना होता है बच्चों? एन ई ए वी डी। अभी अभी आप लोग निकाल चुके हो। तो आई की जगह पर हमने एन ई ए वी डी रख दिया, बटे में ए रख दिया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो जे बराबर एन ई ए वी डी। यही है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। काफ़ी आसान चीज़ें हैं बच्चों, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये बेसिक चीज़ें भी हैं इस चैप्टर के लिए। तो इतना जब आप तैयार कर लेंगे तो कल अपन लोग अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।